Hey everyone, welcome back to Bubble Tales। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं नए फैन फिक्शन को जिसका नाम होगा स्कारलेट एंड एमराल्ड। ये एक जानी फैन फिक्शन होने वाला है जिसका इंस्पिरेशन है जान और ईबो के मैचिंग ट्यूलिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह रॉयल पैलेस में ये लोगों की भरमार थी। बहुत सारे लोग थे जिनमें से अनगिनत चेहरे ईबो को पता थे और अनगिनत ईबो को पता नहीं थे। वैसे उसे ऐसे फंक्शंस में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर क्या है कि ये उसके लिए कंपल्शन है कि उसे फैमिली में होने वाले सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं। अगर नहीं किए तो उसी का नाम खराब होगा, उसे एक परफेक्ट प्रिंस माना नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईबो को करने के लिए मना की है और ईबो को पसंद है, और ईबो को पसंद बिल्कुल नहीं है लेकिन उसे करनी पड़ती है। फिर भी ईबो किसी तरह से इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलता है। उसी तरह से आज फिर से एक बार उसे तैयार होना पड़ा है। वैसे ऐसे फंक्शंस हफ्ते में 2-3 बार तो इस पैलेस में होते ही रहते हैं जिन्हें ईबो को मजबूरन अटेंड करना पड़ता है, वरना अगर उसे पसंद होता तो वो तो कब का इस पैलेस को छोड़कर बाहर रोड पर धूम मचा रहा होता। पर उसकी किस्मत ही नहीं है कि वो खुलेआम धूप में सूरज के नीचे रोड पर निकल सके, वो भी अपनी बाइक पर। उसके लिए तो बस सिटी की नाइट लाइफ है जहाँ पर भी वो बस मास्क लगाकर जा सकता है। खैर, जितना फ्रीडम उसे मिल रहा है उतना उसके लिए काफ़ी है। बाकी तो वो अपने कज़न्स को देख ही रहा है, कैसे वो हर किसी से मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर किसी को ग्रीट कर रहे हैं जैसे वो उनसे कोई फेवर चाहते हो। पर ये वो ऐसा नहीं है, वो हमेशा कूल रहता है, कभी मुस्कुराता नहीं। बस उसकी स्टेयर जैसे किसी के भी दिल तक पहुँचे। शायद इसी वजह से लोग हमेशा ईबो को एक रूड प्रिंस के नाम से जानते हैं। वैसे भी ईबो रॉयल हायर नहीं होने वाला, इसलिए उसे कोई परेशानी भी नहीं है, वरना तो उसे भी अपने कज़न ब्रदर की तरह हर किसी के सामने झुकना पड़ता, हर किसी को प्लीज़ करना पड़ता। और ये प्लीज़िंग ईबो के खून में ही नहीं है। उसकी माँ रिबेलियस थी और वो भी बिल्कुल अपनी माँ पर गया है रिबेलियस। उसे ये महल के एटिकेट्स कभी भी पसंद नहीं आए। पर क्या है कि उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, एटलीस्ट तब तक जब तक उसके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं आ जाता। हाँ, वो स्टेट्स में पला बढ़ा है और वहाँ पर जानबूझकर उसने ये सारे रॉयल फैसिलिटीज़ को बना कर रखा था और वो एक कॉमन मैन की तरह वहाँ पर पढ़ रहा था। पर जब से उसकी स्टडीज़ ख़त्म हुई है तब से वो फिर से एक बार इस सोने के पिंजरे में आकर कैद हो चुका है। वेल, तैयार होकर वो नीचे आ गया तो उसके मैनेजर हाशवान ने उसके हाथ में एक बुके पकड़ा दिया। ईवो ने उस बुके की तरफ बड़े गुस्से से देखा तो हाशवान ने कहा, इसे होस्ट को देना है। ईवो ने इस बात पर मुंह बनाया तो हाशवान ने कहा, चुपचाप जितना कहा है उतना करो, ये बहुत रेयर ट्यूलिप है, इन्हें जाकर होस्ट को दो और फिर वापस चले आओ। ईवो ने कहा, क्या तुम्हें फूलों का मतलब नहीं पता? हाशवान ने कहा, मतलब चाहे जो हो, ये तुम्हारी मदर ने दिया है तो तुम्हें चुपचाप इसे ले जाकर होस्ट को देना है, बात ख़त्म। और फिर अगले 2 घंटे के लिए तुम इसी पार्टी में रुक रहे हो और उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, ईबो ने कहा और वो ट्यूलिप लेकर होस्ट की तरफ चला गया, जहाँ पर जाकर उसने होस्ट को वो ट्यूलिप पकड़ा दिए, कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई और वो अपनी ड्रिंक लेकर वापस पार्टी में ज्वाइन हुआ। तभी उसके मैनेजर हाउशवान ने किसी को आवाज़ लगाई, अरे मिस्टर जियांग, आप यहाँ? ये कहते हुए वो मुस्कुराकर जियांग के पास चला गया और उससे हाथ मिलाकर हंसते हुए बातें करने लगा।
ईवो आंखें रोल करते हुए अपने मैनेजर की तरफ देख रहा था। ये उसका मैनेजर है जिसे ईवो को छोड़कर बाकी सबकी परवाह है। ना तो वो ईवो की बात कभी मानता है, ना ही ईवो के किसी भी डिमांड को एग्री करता है। इसलिए ईवो को चुप चुप कर रात को रोड पर निकलना पड़ता है, जबकि वो हर बार हाओशुआन को कभी नींद की दवाई देता है, या तो उसके सोने का इंतज़ार करता है, या फिर कभी डरा धमका कर चला जाता है। पर वो चुप चुप के बाहर जाना कभी नहीं छोड़ सकता। इधर हाओशुआन अपने दोस्त, या यूं कहो अपने क्रश जियांग से बात कर रहा था, और ईवो बस हाओशुआन के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि हाओशुआन से ज़्यादा दूर जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, वरना उसकी माँ ये सब देखकर उसे ही डांटेगी। जबकि चाहे गलती हाओशुआन की ही क्यों ना हो, टारगेट हमेशा ईवो ही रहता है। वेल, वो इस सामने वाले बंदे की तरफ देखने लगा जिसका नाम जियांग है, सॉन्ग जियांग। ईवो इस नाम को याद करने लगा, तभी उसे क्लिक हुआ, ये तो प्रिंस शाहजहान का मैनेजर है, राइट? ईवो सोचने लगा और फिर वो इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर में उसने प्रिंस शाहजहान को भी स्पॉट किया, जो गेस्ट की लाइन में लगे हुए थे होस्ट को ट्यूलिप देने के लिए। ईवो चौंक कर शाहजहान के हाथों के ट्यूलिप की तरफ देखने लगा, जो रेड कलर के थे। इत्तेफाक था, पर ईवो को ये इत्तेफाक भी काफ़ी इत्तेफाकन लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी पार्टी में सिर्फ उन दोनों के पास ट्यूलिप है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे बुके सजाए हुए थे, वहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्यूलिप के बुके थे। बाकी सारे लोग तो कुछ और फ्लावर्स लेकर आए थे, रेयर से रेयर। शायद वो यंग प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को मिल करना चाहते हो। खैर, ईवो को तो इस सब की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसकी मदर ने उसके लिए ट्यूलिप लाए हैं, इसलिए वो लेकर आया। पर शाहजहान के पास क्या वजह है? ईवो ये उसके मैनेजर से पूछना चाहता था, तो वो आगे बढ़ा। इधर हाओशुआन और जियांग एक दूसरे को ग्रीट करते हुए आपस में ही बातें कर रहे थे। तभी ईवो अपना बेवरेज लेकर वहाँ पर आ गया और उसने उस मैनेजर से पूछा, सो मिस्टर जियांग, आपके मास्टर यहाँ पर रेड ट्यूलिप लेकर आए हैं? जियांग इस बात पर भौं से उड़कर शाहजहान की तरफ देखने लगा। हाँ, उसने कहा। ईवो ने कहा, कोई खास वजह? जियांग ने कहा, वो तो मुझे पता नहीं है, ये सर की चॉइस है। अचानक से ईवो के दिल में एक क्यूरियोसिटी उठी, और वो बस शाहजहान से पूछना चाहता था कि उसने रेड ट्यूलिप को क्यों चुना, जबकि जबकि ये लव और पैशन के लिए जाने जाते हैं। क्या शाहजहान इस बात से कोई सिग्नल देना चाहता है जो ईवो पकड़ नहीं पा रहा है? ईवो ने इस बात पर खूब सोचा, तब तक जब तक शाहजहान वापस आकर उनसे ज्वाइन नहीं हुआ। ईवो अभी भी शाहजहान की तरफ ही देख रहा था, और शाहजहान आसपास के लोगों से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो फाइनली उन लोगों को ग्रीट करके फ्री हुआ, तब उसने अपने गालों पर हाथ रखा, और फिर थोड़ा सी एक्सरसाइज करके वो वापस से नॉर्मल हो गया और वापस से सबकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ईवो ने कहा, ऐसे फेक स्माइल करके तुम्हें बोर नहीं होता? शाहजहान अब चौंक कर ईवो की तरफ देखने लगा, तो उसने पाया ये लड़का काफ़ी देर से यहाँ खड़ा है और काफ़ी देर से शायद उसे ही देख रहा है। अब शाहजहान आगे बढ़कर ईवो के पास चला गया और उसने पूछा, क्या मतलब? ईवो ने कहा, कितनी स्माइल करते हो, तुम्हारे चीक्स तक दर्द करने लगे हैं। कैसे तुम्हें बोर नहीं होता? इतना फेक रहते हो। शाहजहान ने कहा, एटलीस्ट मैं रूड प्रिंस का टाइटल तो कैरी नहीं करता, एटलीस्ट लोग मुझे एलिगेंट प्रिंस तो कहते हैं। ईवो ने कहा, इंसान को जैसा है वैसा रहना चाहिए, खामखा फेक नहीं करना चाहिए। इस बात पर शाहजहान ने अपने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, सेज हु, जो अभी अभी वाइट ट्यूलिप्स लेकर आया है। इस बात पर ईवो चौंक गया। क्या
इस बंदे ने उसके हाथ के वाइट ट्यूलिप्स के बुके को नोटिस किया था। शाहजहां ने कहा, वेल, आंखें दिखाना बंद करो। ईवो ने कहा, फिर तुम रेड ट्यूलिप्स क्यों लाए थे? शाहजहां ने कहा, वेल, मैंने किसी को वाइट ट्यूलिप्स ले जाते हुए देखा। ईवो ने कहा, तो तुम मुझे कॉपी कर रहे थे? शाहजहां ने कहा, मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें ले जाते हुए देखा? वैसे भी वो तुम नहीं थे। ईवो को याद आया, वो तो उसकी मदर थी जो वाइट ट्यूलिप्स लेकर आई थी। उसने कहा, फिर भी हम दोनों के पास ट्यूलिप्स हैं और मैं पहले आया था, तो ज़रूर तुम ही मुझे कॉपी कर रहे हो। शाहजहां इस बात पर स्मक करते हुए ईवो के थोड़े से करीब चला गया और बोला, तो क्या करोगे तुम? वैसे भी तुम रात को रोड पर निकलने के अलावा और कर ही क्या सकते हो? इस बात पर ईवो चौंक कर जहान की तरफ देखने लगा। उसका ये सीक्रेट तो शायद किसी को भी नहीं पता था। फिर इस आदमी को उसके बारे में कैसे पता चला? क्या ये भी सीक्रेटली बाहर आता है? ईवो ने जहान को बस घूरते रहना जारी रखा। तो जहान ने कहा, वेल, हम राइवल्स हैं। राइवल फैमिली से आते हैं तो हमें एक दूसरे की खबर तो रखनी ही चाहिए। उसने स्मोक करके अपने ड्रिंक का एक और सिप लिया। इधर शाहजहां के पास कुछ और लोग आए, उससे बातें करने लगे। इस पूरी पार्टी में ईवो को लगातार इग्नोर किया जा रहा था। अगर कोई ज़रूरी बात करनी भी होती तो ईवो बस 2-4 सेंटेंसेस बोल के उन्हें निपटा देता। इसलिए वो ज़्यादातर समय तक बोर ही होता रहा, खाली खड़ा रहा। और शाहजहां जो हमेशा गेस्ट से घिरा रहा, वो बहुत सारे लोगों से बातें करता, मुस्कुराता और फिर टाइम टाइम पर थोड़ी सी अपनी चिक्स की एक्सरसाइज भी करता। ईवो को उसकी ये नौटंकी देखकर हंसी आ रही थी। खैर, 2 घंटे कैसे बीत गए खुद ईवो को भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद हाशॉन उसके पास आकर बोला, स्कारलेट। ये उनके बीच का कोड वर्ड था। स्कारलेट मतलब रेड सिग्नल मतलब नहीं, या इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कि वो बोर हो रहा है, और दूसरी तरफ एमराल्ड जिसका मतलब था ग्रीन। इसका मतलब ईवो बोर नहीं हो रहा है, वो यहीं रुकना चाहता है, उसे कोई चीज़ चाहिए। ऐसे बहुत सारे मतलब हाउशान और ईवो एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें समझते थे। तो उसने ईवो से पूछा, स्कारलेट। इस बात पर ईवो ने एक नज़र हाउशान को देखा, एक नज़र शाहजहां को देखा और फिर वहाँ से चला गया। इधर शाहजहां बाकी सारे लोगों को अटेंड करने के बाद फिर से एक बार उसी तरफ देखने लगा जहाँ ईवो इतनी देर से खड़ा हुआ था, पर अभी वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना हाउशान न ईवो। बस जियांग था जो शाहजहां के पीछे पीछे ही घूम रहा था। वो वापस से एक और ड्रिंक लेकर शाहजहां के पास आया। शाहजहां ने पूछा, सब ठीक है? जियांग इस बात पर समझ गया कि शाहजहां किसके बारे में बात करना चाहता है। उसने कहा, हाँ, आपके लिए एक मैसेज है। शाहजहां ने तुरंत सामने वाले गेस्ट से एक्सक्यूज़ किया और फिर वो जियांग के पास आकर खड़ा हुआ। जियांग ने कहा, ये चिट है आपके लिए। शाहजहां ने उस चिट को देखा तो वहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ था। बस इतना ही? शाहजहां ने पूछा। तो जियांग ने एक कार्ड निकालकर शाहजहां के हाथ में रखा। वो उसी रूम का कार्ड था जिस रूम का नंबर उस चिट पर लिखा हुआ था। अब शाहजहां के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई और वो जियांग को वहाँ से अलविदा कहकर चला गया। इधर जियांग अपने रास्ते चला गया और शाहजहां होटल में ऊपर की तरफ जाने लगा, जहाँ वो उसी रूम के सामने आकर रुक गया जिसकी वो की कार्ड थी। तो वो एक पल के लिए वहाँ रुका और फिर उसने दरवाज़ा खोला। अंदर बहुत कुछ हो सकता था, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। एक तो वो अपने राइवल के रूम में जा रहा है, पता नहीं वो क्या करेगा। वेल, शाहजहां हर चीज़ के लिए प्रिपेयर था। तो वो बस अंदर चला गया। तो अंदर जाते ही उसे एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। शाहजहां ने अब उस आवाज़ की तरफ देखा तो
वहाँ पर ईवो बिलियर्ड्स खेल रहा था। ऑन टाइम, हाँ। ईवो अपना एक शॉट मारते हुए बोला। इस बात पर जान उसी तरफ चलने लगा, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई प्रेडिएटर अपने प्रे की तरफ चलता है। इधर ईवो की सांसें जान के बढ़ते कदम के साथ तेज हो रही थी, पर वो इतनी जल्दी गिव अप कर देने वालों में से नहीं था। तो उसने एक और शॉट लगाया, पर इस बार उसका निशाना पूरी तरह से चूक गया। तो जान आकर ईवो के पीछे खड़ा हुआ और उसने ईवो के हाथ की स्टिक पकड़ी, और जैसे ईवो झुका था, जान बिल्कुल उसी तरह से ईवो के बॉडी के शेप के ऊपर झुक गया। और फिर उसने उस प्लेयर ड्रेस से निशाना लगाया, और इस बार बिल्कुल परफेक्ट निशाना था। चारों होल्स में एक साथ बॉल चली गई। वाओ, ईवो बोला। तो जान बस ईवो के पीछे से हट गया। अब ईवो सीधा खड़ा हुआ, उसने उस स्टिक पर हाथ रखा और फिर वो जान की तरफ देखने लगा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब खड़े हुए थे। ईवो मुस्कुराते हुए बोला, तुम काफ़ी अच्छे हो इस स्पोर्ट में। जान ने इस बात पर बस कंधे उड़ाए और वो जाकर सोफा पर बैठ गया, बिल्कुल एलिगेंटली। वेल, ऐसा नहीं था कि वो खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, एटलीस्ट बिलियर्ड्स तो नहीं। तो वो भी जान के सामने जाकर बैठ गया। फिर वो जान के लिए बैग बनाने लगा। जान बोला, सो मिस्टर राइवल, आपने मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया? ईवो ने कहा, वेल, मैं जानना चाहता था कि तुमने रेड ट्यूलिप्स क्यों खरीदे। इतने सारे फ्लावर्स के बीच में तुम्हें सिर्फ ट्यूलिप्स ही खरीदने थे, वो भी रेड, क्यों? जान ने कहा, क्यों, तुम्हें शक हो रहा है कि मैं तुम पर स्पाई कर रहा हूँ? ईवो इस बात पर बस नोट कर गया। उसने कहा, वो तो हर कोई करता है, कुछ नया बताओ। जान ने कहा, तो तुम भी मुझ पर स्पाई करते हो? ईवो ने कहा, मैं बाकी रॉयल्स की तरह नहीं हूँ, पर बातें चलती रहती है तो पता भी चल जाता है। जान ने कहा, तो और कौन कौन मुझे स्पाई करता है? ईवो ने कहा, क्यों, तुम्हें क्यूरियोसिटी हो रही है? जान ने कहा, वेल, ऐसा नहीं है, फिर भी ये देखना तो बनता है कि वांग फैमिली में कौन कौन मुझ में इंटरेस्टेड है। ईवो ने कहा, वेल, इंटरेस्टेड तो बहुत सारे हैं, पेरेंट्स भी और उनके बच्चे भी। फिर ईवो अपनी जगह से उठा और सीधा जान की गोद में आकर बैठ गया, और फिर बिल्कुल जान की आंखों में आंखें मिलाते हुए उसके होठों पर हल्के से ब्लो करते हुए बोला, फिर तुम तो मेरे कमरे में आ गए हो। जान के लिए बस इतना सिग्नल काफ़ी था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा था। उसने तुरंत ईवो के होठों पर अपने होठ टिकाए और वो उसे पैशनेटली किस करने लगा, ब्रेथलेस होने तक। ईवो को किस करने के बाद जान ने सीधा उसके नेक पर अटैक किया, जो काफ़ी देर से उसे डिस्टर्ब कर रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। ईवो का हाल भी कुछ अलग नहीं था। जान के नेक के वेंस तक उसे दिख रहे थे, तो वो भी कैसे पीछे हटता। कुछ देर तक जान के नेक पर फेदर किस करने के बाद ईवो ने अचानक से उसे बाइट कर लिया। जान इस बात पर कराते हुए बोला, कौन कहेगा कि ये बेबी लायन काटता भी है। अपना ये निकनेम सुनकर ईवो और भी ज़्यादा पागल हो गया, और जान के थाइस के दोनों तरफ अपनी नीज रखते हुए वो जान के कान के पास गया और उसने वहाँ पर हल्के से बाइट कर लिया। फिर इस बात से जान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत बुरा सेंसेशन हुआ, और ये बात ईवो को भी पता चली कि जान कितनी बुरी तरह से कँपकँपा गया है। ईवो को तो जैसे जान की कमज़ोरी पता चल गई थी। वो अब बार बार वहीं पर लिक करने लगा। जान ने ईवो को रोकना चाहा, पर ईवो अपने फुल फोर्स से जान को टाइटली हक किए हुए था। वो तो जान से 1 मिलीमीटर भी दूर नहीं जा रहा था। अब जान के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने सीधा ईवो के कमर के नीचे हाथ डाला, उसे उठाया
और सीधा उसे बेड पर ले गया। वेल, अभी भी ईवो जान के कानों के पीछे पड़ा हुआ था। एक कान को लिक करने के बाद वो दूसरे कान तक चला जाता, वहाँ लिक करता, कभी कभी बाइट करता। जान चाहकर भी ना तो ईवो को रोक पा रहा था, ना ही उसके इस हमले का जवाब दे पा रहा था। तो उसके पास बस एक ही रास्ता था कि ईवो को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, पूरी तरह से वश में कर दिया जाए। तो जान ने यही किया। बेड पर ले जाते के साथ ही उसने ईवो के दोनों हाथ बांध दिए, जिसके बारे में ईवो को काफ़ी लेट पता चला, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ईवो ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, पर उससे ये हो नहीं पाया। यहाँ तक कि पूरा जोर लगाने के बाद भी उसके हाथों पर निशान पड़ गए, पर ईवो अपने हाथ नहीं छुड़ा पाया। इधर जान ईवो को तड़पते हुए देख रहा था, खुद को अनड्रेस कर रहा था और पूरी तरह से ईवो के ऊपर आ चुका था। इधर ईवो दांत पीसते हुए बस जान को देख रहा था, जो कि ना तो उसे टच कर रहा था, ना किस कर रहा था, बस उसे टाई करके उसके मज़े ले रहा था। ईवो दांत पीसते हुए बोल रहा था, शाहजहान कसम से अगर एक बार मेरे हाथ छूट गए ना, तो देख लेना, तुम इस दिन को हमेशा के लिए याद रखोगे। और जान ईवो के ऊपर सेडक्टिवली सारी हरकतें करते हुए बस उसे टीज किए जा रहा था। कभी वो उसे किस करता, कभी बाइट करता, कभी उसके अंडर आर्म्स में अपनी नाक रब करता। ईवो के लिए ये सेंसेशन हद से ज़्यादा थी। मतलब जान को भी पता चल गया था कि ईवो की कमज़ोरी क्या है, और वो बस ईवो को टीज किए जा रहा था जब तक कि ईवो चिल्ला नहीं देता, और इसके लिए उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। फाइनली पूरे बेहाल हो चुके ईवो ने गिव अप कर दिया। उसने ज़ोर से चिल्लाकर जान से कहा, सब बंद करो और बस मुझे प्लीज़ करते रहो। वेल, शब्द ये नहीं थे, पर आप समझ जाओ। जान ने भी अब अपना टास्क सीरियसली ले लिया और उसने ईवो के कपड़े खोलना शुरू किया, जो कुछ भी बचे हुए थे। फिर वो ईवो को काफ़ी देर तक प्लेजर करता रहा, क्योंकि जिस तरह से ईवो उसे टीज कर रहा था, बात उसके ईगो पर आकर रखी थी। तो जान भी बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता था, जो कि उसने दिया भी। अभी ईवो लगभग बेहोशी की हालत में जान की बाहों में था, और जान अभी भी उसके पीछे लेटा हुआ लगा पड़ा था। ईवो उसे बेक करते हुए कह रहा था, बस भी करो जान का, मान लिया कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। पर जान वो ईवो के नेक में अपने दांत गड़ाए हुए बस अपने परफॉर्मेंस पर फोकस किए हुए था। ईवो लगभग रोने की कगार पर आ चुका था। इनफैक्ट वो सिसकियाँ भी लेने लगा था। जान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था, पर वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ईवो ने कहा, जान का रुक भी जाओ, इतना भी क्या गुस्सा दिखाना। तो जान ने ईवो को पलट लिया, उसे अपनी तरफ कर लिया, फिर उसे हाफ में फोल्ड करते हुए जान बिल्कुल ईवो के करीब आ गया, और इस बार उसने ईवो के होठों पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके माथे पर अपना माथा रखते हुए बोला, पता नहीं तुम फिर कब मेरी बाहों में आओगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पता हूँ। ईवो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मुझ में ऐसा भी क्या खास है जान का, आपके लिए तो पता नहीं कितनी लड़कियां जान देती होंगी, फिर आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। अब जान ने फाइनली ईवो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितने स्पेशल हो। ये कहते साथ ही जान ईवो को उठाकर अपनी गोद में ले चुका था, उसी तरह से कनेक्टेड होते हुए। और ये फाइनली ईवो ने जान के गले में हाथ डाल दिए, और फिर वो उसे बिल्कुल लविंगली किस करने लगा, जिसके साथ ही जान का ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। वो किस ख़त्म करने से पहले ही ईवो अनकॉन्शियस होकर जान की बाहों में ही गिर चुका था। अब जान ने ईवो को बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया,
फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और वो ईवो को अलग अलग एंगल से कैप्चर करने लगा। वेल, उसका फ़ोन पूरा का पूरा ईवो के पिक्चर से ही भरा पड़ा था। तब से जब से ईवो स्टेट्स गया था, जब जहान ने पहली बार ईवो को देखा था, उसके बाद से उसने ईवो के पीछे 3 स्पाइस लगा रखे थे, जो डेली बेसिस पर उसे डाटा अपडेट करते रहते थे और जहान को ईवो के बहुत सारे पिक्स मिलते रहते थे। यहाँ तक कि ईवो के घर में भी जहान के स्पाइस थे। इसी वजह से तो उसे पता चला था कि ईवो वाइट ट्यूलिप्स लेकर जा रहा है। खैर, अब तो जहान के पास एक बहुत बढ़िया रीज़न था मिस्टर वांग को घुटनों पर लाने का। उनका इकलौता बेटा ईवो अभी जहान की बाहों में है। जहान ने सोचा भी नहीं था कि ये टाइम इतनी जल्दी आएगा। फिर वो मैनिफेस्ट तो कर रहा था कि ईवो एक दिन उसे मिल जाए, पर ईवो को पाने का तरीका इतना भी आसान नहीं था। जहान अभी ईवो को अपनी बाहों में लिटाए यही सोच रहा था। आखिरकार, बेबी लायन, तुम मेरी आगोश में आ ही गए। ये कहते हुए जहान आराम से सो गया। दूसरी तरफ वांग फैमिली में बहुत बुरी तरह से हंगामा मचा हुआ था। ये पार्टी ख़त्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मिस्टर वांग को ईवो और जहान के पिक्चर्स मिल चुके थे, जिनके मिलते ही सबसे पहले तो उन्होंने जहान को कांटेक्ट करने की कोशिश की, ईवो को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर दोनों के भी फ़ोन ऑफ जा रहे थे। वजह भी लाजमी थी। जहान उन दोनों के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर दोनों के भी फ़ोन ऑफ कर रखे थे। इधर वो बस ईवो के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। एक बार उसकी नींद खुल चुकी थी, पर ईवो आंखें खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तो जहान ने कुछ और देर रेस्ट करने के बारे में सोचा। वेल, उसे अंदाज़ा तो हो गया था कि दोनों फैमिलीज़ में अब तक तहलका मच चुका होगा, पर वो वेट कर रहा था कि जियांग किसी तरह से उस तक पहुंच जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता था कि शाहजहान इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। वेल, दूसरे दिन की दोपहर आ गई, पर अभी तक शाहजहान को कोई कॉल नहीं आया था। इधर ईवो भी जग गया था और जहान को कोस रहा था कि उसने कितनी बुरी तरह से ईवो को पहले तो ट्राई कर दिया और उसके बाद उसने थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाया। ईवो जहान को कर्स कर रहा था और इधर जहान ईवो को मसाज करते हुए, बहलाते फुसलाते हुए खाना ऑर्डर कर रहा था। उसने ईवो को अच्छे से खाना खिलाया, फिर उसके आफ्टर केयर की, उसे शावर दिलाया और तब कहीं जाकर ईवो मान गया। मतलब उसका गुस्सा थोड़ा बहुत तो कम हुआ। फिर जब वो दोनों रेस्ट कर रहे थे, बेड पर लेटे हुए थे और ईवो सन की बाहों में था, उसने अचानक से जान की तरफ देखते हुए कहा, सन को अब क्या? जान ने कहा, क्या? अब ईवो उसके और जान के इंटरवाइंड फिंगर्स की तरफ देखते हुए बोलने लगा, अब हमारे रास्ते वापस से अलग हो जाएंगे और शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? जान ने पूछा। ईवो ने कहा, क्यों क्या? आपको लगता है हमारी फैमिलीज मानेंगी? वो तो हमारे एक दूसरे को देखने तक के ख्याल से लड़ पड़ेंगे। पता नहीं कितने बिजनेस वॉर होंगे। जान ने कहा, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब खुद से मुझे कन्फेस करोगे। बाकी सब चिंता छोड़ दो, तुम अब मेरे हो। जब तक तुम दूर खड़े मुझसे देखते थे, तब तक तो तुम वांगीबो थे, पर याद रखना, अब से तुम शाओ वांगीबो हो, शाहजहान के पार्टनर। ईवो ने गुस्से में जहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या? जहान ने कहा, सॉरी सॉरी,
वांग शाओ जान के पार्टनर। ओके। ईबो इस बात पर मुस्कुरा दिया और फिर से उनके जुड़े हुए हाथों की तरफ देखने लगा। खैर, उसे यकीन तो नहीं हो रहा था कि जान जो कुछ भी कह रहा है वैसा कुछ हो भी सकता है, पर जब तक कि उसे कॉल नहीं आता तब तक वो यहाँ पर जान के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड तो कर ही सकता है। ये सोचकर वो वापस से सामने वाली मूवी एंजॉय करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे ख्याल आया, उसे अभी तक कोई कॉल क्यों नहीं आया। वेल, उसने अपना फ़ोन ही चेक नहीं किया था, तो उसने नाइट स्टैंड के पास पड़ा अपना फ़ोन उठाने की कोशिश की, तो जान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ और ज़ोर से खींच लिया। हीबो ने कहा, जान का क्या हुआ? जान ने कहा, कुछ नहीं। हीबो ने कहा, ये मत कहना कि आपका बीस्ट फिर से जग गया है, क्योंकि कसम से मैं अब और टॉलरेट नहीं कर सकता। जान ने कहा, मैंने ऐसा कुछ कहा? हीबो ने कहा, तो आपने मुझे अपनी तरफ क्यों खींचा? जान ने कहा, ऐसे ही, मुझे बस तुम पर प्यार आ रहा था। वैसे भी तुम मुझसे दूर भागकर कहाँ जा रहे थे? हीबो ने कहा, मैं तो बस अपना फ़ोन चेक कर रहा था। जान ने कहा, क्यों? मेरे होते हुए तुम्हें अपना फ़ोन क्यों चाहिए? हीबो ने कहा, बस चेक करना है, उस पर कोई कॉल आ गया होगा तो। जान ने कहा, आ गया होगा तो बचेगा, वरना तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर अपने फ़ोन पर ध्यान नहीं दे सकते। वैसे भी हमारे साथ बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक है, हीबो ने कहा, और फिर से वो उस जान की बाहों में लेटे हुए उस मूवी को एंजॉय करने लगा। खैर, वो मूवी ख़त्म हो गई। उसके बाद जान ने एक और रोमांटिक मूवी लगाई, जिसके बाद दोनों आपस में काफ़ी देर तक किस करते रहे, ऐसे ही हक करके लेटे रहे। कुछ देर बाद फिर से ईबो को याद आया, उसे अब तक कोई कॉल नहीं आया है, और अब तक इधर शाहजहान को भी लगने लगा था कि एटलीस्ट उसे तो कॉल आना चाहिए। ईबो की फैमिली ने ईबो को इतना, एक कहे, रिबेलियस होने की वजह से फ्रीडम दे रखा है कि वो ईबो के ऐसे अचानक गायब हो जाने से पैनिक नहीं करेंगे। पर उसकी फैमिली ऐसी नहीं है। जान एक पूरे बिजनेस डे पर अपने ऑफिस में नहीं है और उसकी फैमिली पैनिक नहीं कर रही है। अभी तक जियांग का उसे कोई कॉल नहीं आया है, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर कुछ देर बाद ईबो बस लॉन्गिंगली अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा, तो जान ने आंखें रोल करते हुए कहा, ठीक है, कर लो चेक। उसने ईबो को अपनी बाहों से आज़ाद किया, तो ईबो बस पलट कर अपने फ़ोन की तरफ गया, और फिर उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया तो पाया वो तो डेड है। उसने शॉकिंगली जान की तरफ देखते हुए कहा, ये तो डेड है। जान ने कहा, तो? ईबो ने कहा, मुझे अच्छे से याद है, इसमें अच्छी बैटरी थी और बैटरी बैकअप भी अच्छा है। कहीं आपने तो इसे स्विच ऑफ नहीं कर रखा? ये कहते हुए ईबो अपने फ़ोन को स्विच ऑन करने लगा, तो सच में जान ने ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। वेल, ईबो को इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या कहे, पर फिर वो अपने कॉल लॉग को चेक करने लगा, मैसेजेस को चेक करने लगा, जिसमें बहुत सारे कॉल्स थे, मैसेजेस थे कि ये वो कहाँ पर है, अभी तक क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ जान ने भी अपना फ़ोन उठाया, वहाँ पर बहुत सारे कॉल्स थे, उसके फादर के, ईबो के फादर के, पर जियांग का कॉल नहीं था। इधर ईबो पैनिक करते हुए बेड से उतरने की कोशिश करने लगा, पर जान ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। क्या हुआ? उसने ईबो से पूछा। ईबो ने कहा, डैड के कॉल आए हैं, बहुत सारे। जान ने कहा, तो? ईबो ने कहा, तो मुझे जाना पड़ेगा ना, मॉम के भी कॉल आए हैं, डैड के भी, मेरी सारी सिस्टर्स, ब्रदर्स, ग्रैंडपा तक कॉल कर चुके हैं। जान ने कहा, हौशर का कॉल आया? ईबो अब कंफ्यूज हो गया और कुछ सोचते हुए बोला, नहीं। जान ने कहा, तो जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर ईबो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्यों? जान ने कहा, क्योंकि मुझे भी जियांग का कॉल नहीं आया। ईबो ने कहा, व्हाट द हेल, ये क्या है? वो हमारे मैनेजर्स है, हमारे बिजनेस को देखते हैं, और फैमिली हमेशा बिजनेस से ऊपर होती है। जान ने कहा, रियली? ईबो जान की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे जान कोई एलियन लैंग्वेज बोल रहा हो।
वैसे उनको करीब 17-18 साल का होने के बाद ही कोई मैनेजर असाइन कर दिया जाता था। पहले से एक नैनी हुआ करती थी जो उम्र के साथ साथ अपना असाइन काम करती रहती थी, पर फिर टीनेज होने के बाद ही उन्हें एक मैनेजर दिया जाता था, जिसके बाद से वो दोनों की लाइफ जैसे जुड़ सी जाती थी। मैनेजर हर एक चीज़ को मैनेज किया करता था, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, ऐसी पार्टीज़ हो, चाहे कुछ पहनना हो, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी उन्हें प्रेजेंटेबल दिखना हो। रॉयल लोगों के सेफ्टी से लेकर उनके पीआर तक सब कुछ उनके मैनेजर ही संभालते थे। और अभी उन दोनों का कॉल, मतलब दोनों के मैनेजर का कॉल अपने अपने मास्टर को नहीं आया है। इसका मतलब इतनी भी ज़रूरी बात नहीं है। यही उस वक्त तो ईबो ने सोचा। उसका बिहेवियर ही ऐसा था, मतलब रिबेलियस, जिस वजह से कभी कभी वो अपनी फैमिली को बिना बताए ही किसी ट्रिप पर निकल जाया करता था, कभी कभी नाइट आउट किया करता था, कभी रेसिंग किया करता था। ये सब बातें उसके मदर और फादर को पता थी, इसलिए वो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। खैर, अब शाम होने को आई थी। ये पूरा दिन जहान और इबो का बहुत अच्छे से बीता था। उन्होंने 3 मूवीज़ देखी, साथ में लंच किया, फिर इवनिंग को भी कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। पूरा दिन कडल करके बैठे रहे, किसेस करते रहे और एक दूसरे को प्यार करते रहे। बहुत सारी बातें की, जैसे जहान को इबो के बारे में बहुत कुछ पता था जो इबो को पसंद था, पर इबो कर नहीं सकता था। तो उसने उसके लिए एक ऑप्शन भी निकाला कि इबो जितने चाहे उतने ऑनलाइन गेम्स एंजॉय कर सकता है। इबो को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसे फिज़िकली, मतलब एडवेंचरस गेम पसंद थे, तो मोबाइल पर खेलना उसे अच्छा तो नहीं लगता था। बट जान, जिसे इतने ज़्यादा एडवेंचरस गेम्स पसंद नहीं थे, तो उसने ईबो से साफ साफ कह दिया कि वो आर्ट्स और पेंटिंग्स तक ही ठीक है। इस बात पर ईबो ने उसका मजाक बनाया। फिर जान ने भी कोई ना कोई बहाना लेकर ईबो का मजाक बनाया, जैसे कि उसकी कैलीग्राफी। खैर, रात हो चुकी थी, डिनर का टाइम हो रहा था, तो जान ने डिनर ऑर्डर कर लिया, जहाँ पर एक वेटर उन्हें सर्विस देने के लिए आ गया। और आते ही वो जान और ईबो की तरफ बस देखने लगा। क्या बात है, जान ने पूछा। तो उस वेटर ने कहा, वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जान इस बात पर चौकन्ना हो गया। क्या बात है, उसने पूछा। तो उस वेटर ने कहा, मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग कोलैब कर रहे हैं, दोनों कंपनीज का कोलैब हो रहा है, इसीलिए। जान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। थैंक यू, उसने वेटर से कहा, उसे टिप दी और जाने के लिए कहा, और भागकर ईबो और जान दोनों भी बेड पर आ गए और उन्होंने न्यूज़ लगाई। तो सच में वांग एंटरप्राइजेस और सीएन इंडस्ट्रीज़ का कोलैब हो रहा था। जान चौंक कर ईबो की तरफ देख रहा था और ईबो भी चौंक कर जान की तरफ देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है, क्यों, कब, कैसे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। ऊपर से हाउस ओनर जियांग, वो दोनों कहाँ पर है, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। ये सोचकर दोनों भी परेशान होने लगे और अब दोनों ने भी अपने अपने मैनेजर्स को खुद से कॉल लगाया, पर उनके कॉल्स ऑफ जा रहे थे। मतलब दोनों के कॉल लग नहीं रहे थे। अब तो जान और ईबो सच में परेशान हो गए। तभी ईबो ने अपने फ़ोन में एक ऐप खोला। जान ने पूछा, ये क्या है? ईबो ने कहा, ट्रैकिंग ऐप है। जान ने तुरंत उसे कॉपी कर लिया और वो भी हाउशॉन का नंबर टाइप करके उस ऐप से हाउशॉन की लोकेशन ट्रेस करने लगा। और सरप्राइजिंगली उन दोनों की लोकेशन उसी होटल में निकली। अब तो जान और ईबो का चेहरा देखने लायक था। तुमने कौन सा कमरा बुक किया था? ईबो ने अचानक से पूछा और जान कुछ सोचे बिना सीधा वहाँ से अपने स्लीपर्स पहनकर बाहर जाने लगा। तो ईबो भी जैसे तैसे बेड से उठकर बाहर की तरफ आने लगा।
क्योंकि जहान ने कुछ 2 कमरे छोड़कर ही अपने लिए एक और स्वीट रिजर्व करके रखा था। वेल, जहान वहाँ पर चला गया और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। तभी अंदर से कुछ दबी हुई आवाज़ें आने लगी। फिर कोई चिल्लाने की आवाज़ हुई और फिर हाशवान की आवाज़ आई। हु द हेल इज़ देयर? वो ज़ोर से चिल्लाया। तो जहान ने कहा, तुम्हारा बाप हूँ, बस दरवाज़ा खोलो। हाशवान डरकर जियान की तरफ देखने लगा। इधर जहान के गुस्से का मीटर बस बढ़ता ही जा रहा था और ईबो जैसे तैसे अब तक जहान के पास पहुंच गया था। जहान इधर गुस्से में बिल्कुल हाँफ रहा था। ईबो ने कहा, जहान का क्या कर रहे हो? यहाँ पर बाहर क्यों तमाशा कर रहे हो? आपने प्रॉपरली ड्रेसअप भी नहीं किया। जहान ने कहा, ड्रेसअप की ऐसी की तैसी? इसकी हिम्मत कैसी हुई? जो स्वीट मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था, इसने उसके मज़े ले लिए हैं। मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। ईबो ने कहा, क्या आपने स्वीट बुक किया था? जहान ने कहा, हाँ, वो मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था। ईबो तो अब और भी चौंक कर जहान की तरफ देखने लगा। तो जहान ने बस ईबो की तरफ देखा जो बड़े दर्द में लग रहा था। तो उसने बिना कुछ कहे बस ईबो को उठाया और वो वापस से ईबो के स्वीट में चला आया। ईबो ने कहा, तो ये सब कब से चल रहा था और आपकी प्लानिंग क्या थी एग्जैक्टली? जहान ने कहा, वेल, मैं तो बस तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, पर तुम तो बड़े तेज़ निकले। ईबो ने कहा, वेल, अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ हाँ, सही है, कहते हुए जहान हंसने लगा और फिर उसने अपने कपड़े ढूंढे। वहाँ पर से एक वेलवेट बॉक्स निकाला जिसमें 2 रिंग्स थी। उन्हें ईबो के सामने पकड़ते हुए जहान ने कहा, सो मिस्टर वांग ईबो, इस सेन इंडस्ट्री और वांग कॉर्पोरेशन के कोलैब के बाद क्या मुझे ये हक मिलता है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं? विल यू मैरी मी? ईबो ने भी मुस्कुराते हुए तुरंत उस रिंग को हाथ में ले लिया और फिर जहान को पहना दिया। जहान ने भी एक रिंग निकाल कर ईबो को पहना दी और फिर दोनों ने लविंगली एक दूसरे को किस किया। फिर बड़े प्यार से डिनर किया और फाइनली वो अपने घर वालों को फेस करने के लिए रेडी थे। बस आज रात यहाँ बितानी थी, क्योंकि पता नहीं घर वालों को फेस करने के बाद उनके बीच में फिर कितने दिनों की दूरी आ जाए। तो वो रात वहीं पर स्पेंड करके अगली सुबह दोनों भी उस होटल से निकल गए अपने घर वालों से मिलने के लिए। पर घर पहुंचकर तो उन्हें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। वैसे ईबो अपने सोर्सेस लगाकर घर की इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था और जहान भी अपने सोर्सेस के ज़रिए ईबो और जहान दोनों की फैमिलीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था कि दोनों फैमिलीज़ कहाँ पर है, क्या कर रही है, कोलैबोरेशन के बाद क्या कुछ हो रहा है। तो दोनों को पता चला कि आज भी एक और पार्टी है और इसी कोलैबोरेशन को लेकर और फिर दोनों फैमिलीज़ अनाउंस कर रही है कि बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाले हैं। इधर ईबो को पता चला कि वांग फैमिली और शाओ फैमिली के बीच में मैरिज होने वाली है, पर जहान को असली खबर पता थी कि ईबो के कज़न सिस्टर की मैरिज जहान से होने वाली है। तो ईबो बस अपने घर के लिए जाने के बारे में सोच रहा था और जहान उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने ईबो से कहा, ये रूही कैसी लड़की है? क्यों? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, तुम्हारी बहन है ना? ईबो ने कहा, हाँ, अच्छी लड़की है। क्यों क्यों पूछ रहे हो? जहान ने कहा, क्योंकि मेरी शादी उससे होने वाली है। ईबो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा। तो जहान ने कहा, तो क्या कहते हो ब्रदर इन लॉ, तुम हमारी वेडिंग में पहले से ही इनवाइटेड हो, खुद ग्रूम तुम्हें इनविटेशन भेज रहा है। ईबो इस बात पर स्मक कर उठा और दोनों भी सीधा अपने अपने स्टूडियो चले गए, जहाँ पर अच्छे से तैयार होकर दोनों एक साथ पार्टी में एंटर कर गए।
मैचिंग आउटफिट्स में, प्रपोजल रिंग के साथ। फिर क्या था, मीडिया को ये चीज़ कवर करनी ही थी, और जहाँ शाहजहां का नाम वांग रूही के साथ जोड़ा जाना था, वही दोनों के दोनों परिवारों के मुंह पर ताले लगे हुए थे, क्योंकि इस पार्टी के स्टार तो बस शाहजहां और ईबो थे, जो अपने प्रपोजल रिंग को बस फ्लेक्स किए जा रहे थे। वेल, यहाँ ईबो की मॉम और जान की ग्रैंड मॉम दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्मार्क थी, वरना तो पूरे फैमिली के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। खैर, अब जब सब कुछ पब्लिक हो ही गया है, तो वो कर भी कह सकते थे, मजबूरन उन्हें जान और ईबो की एंगेजमेंट और फिर वेडिंग भी तय करनी पड़ी। आखिरकार लगभग 15 दिन के बाद ईबो फिर से एक बार बेड पर बैठा हुआ था अपने वेडिंग अटार में, और जान का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली जान दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया, और आते ही उसने सबसे पहले ईवो को कमर से पकड़कर पूरा गोल घुमाया और फिर उसे गोद में लेकर बैठ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी, ईवो ने सेडक्टिवली कहा। तो जान ने कहा, तुम्हारे ये पैंतरे मुझ पर क्या असर करते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। ईवो ने कहा, क्या असर करते हैं? कहते हुए उसने जान के चेहरे पर हाथ फिराया। जान ने कहा, तुम फायर से खेल रहे हो बेबी, ये तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकता है। ईबो ने कहा, अगर मैं मुश्किल में जाना चाहूँ तो? जान ने कहा, ये मत भूलो तुम सेन शाहजहां को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। ईबो अब भी जान को सेडक्टिवली अप्रोच कर ही रहा था। जान ने अब ईबो को बेड पर पिन करते हुए कहा, ये मत भूलो कि हाशान और जियांग हमारी शादी में तक शामिल नहीं हो पाए। अब जाकर ईबो होश में आया। उसने पूछा, क्या हुआ उन दोनों को? जान ने कहा, होना क्या है, मैंने बस होटल के स्टाफ से कह दिया है कि 1 महीने के लिए होटल का दरवाज़ा बाहर से बंद करके रखे। व्हाट द हेल जान का, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ईबो ने कहा। जान ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ईबो भी अब चकल कर उठा, पर कुछ देर बाद अचानक से शांत हो गया। जान ने पूछा, क्या? तो ईबो ने कहा, लकी है दोनों। जान ने कहा, क्यों, तुम्हें उनसे जेलसी हो रही है? ईबो ने कहा, ना। जान ने कहा, सच बताओ? अभी वो बस दिल के झुकाता हुआ बोला, हमारी ऐसी किस्मत कहा। इस बात पर जान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और वो ईबो के साइड में बैठकर लिटरली अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगा। तो ईबो ने कहा, क्या हुआ? जान ने कहा, वेल बेबी लायन, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे सूटेबल हो, पर इतने पागल हो गए ये मैंने नहीं सोचा था। वेल, अगर तुमने कुछ हुक्म किया है तो मैं ना मानूं ये कैसे हो सकता है? ईबो ने चौंक कर जान की तरफ देखा। तो जान ने ईबो के सामने टिकट पकड़ते हुए कहा, ट्रिप टू यूरोप, वो भी पूरे 1 महीने की। जब ईबो ने वो सारा शेड्यूल देखा तो उसने चौंक कर कहा, हम अरोरा लाइट्स भी देखेंगे? जान ने कहा, हाँ बिल्कुल। ईबो ने कहा, वाह, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। तो जान ने अपने लिप्स लिक करते हुए कहा, सच में बहुत मज़ा आएगा। ईबो ने इस पर भुएं सिकुड़ी और जान की तरफ देखा, तो जान पूरा ईबो के ऊपर आ गया। तो ईबो बस पीछे हटते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। तो जान ईबो के और करीब आता हुआ बोला, तुमने अभी मुझे देखा ही कहाँ है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जान ने सीधा ईबो के नेक पर हमला किया, और ईबो सोचने लगा, जान क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ कर चुका है। 15 दिन थे उनकी शादी के दरमियान, और ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब जान ने ईवो को टेस्ट नहीं किया हो, चाहे वो वेडिंग की शॉपिंग हो, चाहे उनका वेन्यू बुक करना हो, या चाहे कुछ और चीज़ हो। और अगर
दिन भर में उन्हें मिलने का टाइम नहीं मिलता तो जान सीधा ईवो के रूम में चला आता। कैसे ईवो को नहीं पता, पर वो आता और फिर दूसरे दिन ईवो को अपनी हिक्की छुपाते फिरते रहना पड़ता। पर अब तो पूरा का पूरा मील जान के हाथ में लग चुका है। पता नहीं अब जान उसका क्या हाल करेगा, खासकर ये यूरोप ट्रिप। अब तो ईवो की सच में खैर नहीं थी। तभी ईवो के दिमाग के सारे चक्र उल्टी तरह से घूमने लगे और वो सोचने लगा, एक्सक्यूज़ मी, ये सब हो क्या रहा है? मैं डर रहा हूँ। क्यों? किससे? अपने हस्बैंड से, जिसे पाने के लिए मैंने कितने सारे पापड़ बेले थे। यहाँ तक कि हाओशॉन को मेरे डैड को फ़ोटो तक भेजने के लिए कहा था। और मैं अपने हस्बैंड से डर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ख्याल आते ही ईवो ने जान को लिटरली पलटकर बेड पर पिन कर दिया और वो उसके ऊपर आ गया। जान एक पल के लिए चौंक गया और ईवो की तरफ देखने लगा। ईवो ने कहा, बहुत हो गई भागम भाग, अब तो उस फल को खाना ही पड़ेगा जिसका मैंने इतने समय से इंतज़ार किया है। जान ने अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे लेते हुए कहा, अच्छा तो हम भी तो देखें कि तुमने कितना इंतज़ार किया है और उसका फल कितना मीठा बन चुका है। फिर क्या था, उस रूम से बस जान के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो ने उसे इस कदर बेहाल कर दिया था कि जान सिर्फ और सिर्फ ईवो के नाम से ग्रॉन कर सकता था, चिल्ला सकता था कि वो थोड़ी तो मर्जी दिखाओ, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? प्लीज़ बेबी, बस बस एक बार टच करो, वरना तो सच में तुम्हारे जान का फट जाएंगे। पर ईवो वो कहाँ मर्जी करने वाला था। इनफैक्ट उसकी डिक्शनरी में मर्सी नाम का वर्ड था ही नहीं, खासकर अपने हस्बैंड के लिए। वो तो अपना पूरा पूरा शो एंजॉय कर रहा था, या यूँ कहो जान को एंजॉय करवा रहा था। और जान वो तो बस चिल्लाए जा रहा था, कसम से वो एक बार मेरे हाथ खुल गए ना तो देख लेना, तुम लाइफ टाइम इस दिन को याद रखोगे। ये वो उसी रात को याद कर रहा था जब ये वो खुद भी जान से यही कह रहा था, पर जान ने उस पर मर्जी दिखाई नहीं ना, तो ईवो कैसे दिखा सकता है? वो तो जान को तड़पाता रहेगा, तब तक तड़पाता रहेगा जब तक जान उसके सामने नाक रगड़ कर भीख नहीं मांगता। फिल्म उसका वो लेस रोब्स वाला शो कंटिन्यू चलता रहा। अब तो उसने एक और हॉट सॉन्ग लगा दिया था, वर्साचे ऑन द फ्लोर, और जान फिर से एक बार चिल्लाया जा रहा था, ये वो नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये वो उसी धुन में बस अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।